हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बीकॉम सिंप्लीफाइड। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एजुकेशन एंड डेवलपमेंट का यूनिट 1, डिफाइनिंग द एजुकेशन प्रॉब्लम। और हम कोशिश करेंगे कि ये यूनिट इसी लेक्चर में कंप्लीट हो जाए। इस यूनिट का मैं ए टू जेड आपको नेचर, एजुकेशन, मीनिंग से आपको इसी लेक्चर में समझा दूंगा। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इधर से ही हमारी एजुकेशनल प्लानिंग, रिफॉर्म्स और डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले आता है कि मतलब क्या होता है एजुकेशनल प्रॉब्लम का। तो एजुकेशन सिस्टम जब अपने गोल अचीव नहीं कर पाता है, कि जैसे कि स्टूडेंट का प्रॉपर लर्निंग नहीं हो पाता है, कि वो जो लर्न कर रहे हैं वो उनके दिमाग में नहीं बैठ पा रहा है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, या उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है, या मतलब उस क्वालिटी लेवल का एजुकेशन नहीं मिलता है, तो उसे हम एजुकेशनल प्रॉब्लम कहते हैं। ये प्रॉब्लम खाली स्कूल या कॉलेज तक लिमिटेड नहीं होता है, सोसाइटी इसमें इन्वॉल्व होती है, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स और साइकोलॉजी सबसे लिंक होता है। खाली स्कूल या कॉलेज तक लिमिटेड नहीं होती। एक लाइन में समझाऊँ मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में, तो जब एजुकेशनल डेवलपमेंट फेल कर जाता है तो वहीं से एजुकेशनल प्रॉब्लम बन जाता है। इसकी एक बार मैं डेफिनेशन पढ़ के बता देता हूँ आपको। एन एजुकेशनल प्रॉब्लम रेफर्स टू एनी डिफिकल्टी, गैप और चैलेंज इन द एजुकेशन सिस्टम that hinders effective teaching, learning और overall development of learner। overall development of learner का इफेक्ट होता है इससे। These problems arise due to social, economic, political, psychological and institutional factors। इन सब फैक्टर्स की वजह से अराइज होता है एंड अफेक्ट करता है एक्सेस को, क्वालिटी को, इक्विटी को एंड आउटकम्स ऑफ एजुकेशन को। इन सिंपल वर्ड्स, व्हेन एजुकेशन फेल्स टू अचीव इट्स गोल ऑफ डेवलपमेंट इट बिकम्स एन एजुकेशनल प्रॉब्लम। जो जब वो अपने गोल अचीव नहीं कर पाता तो एजुकेशनल प्रॉब्लम बन जाता है। इसके नेचर में बता देता हूँ। इसका फर्स्ट नेचर है डायनामिक। एजुकेशनल प्रॉब्लम चेंज होता रहता है टेक्नोलॉजी की वजह से, सोशल चेंज की वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से। जैसे कि पता है कि आज के टाइम पे एआई बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो ये भी मतलब वन ऑफ द मेन फैक्टर है जिसकी वजह से एजुकेशनल थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। सो एजुकेशनल प्रॉब्लम कीप्स चेंजिंग विद टाइम ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, सोशल चेंज, ग्लोबलाइजेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सेकेंड है इंटरडिसिप्लिनरी। दे आर लिंक विद इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी एंड पॉलिटिक्स, नॉट एजुकेशन अलोन। खाली एजुकेशन से लिंक नहीं होता है, ये इकोनॉमी से भी लिंक होता है कि पर्सन कितना कमा रहा है और वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है नेशन की इकोनॉमी में। सोशियोलॉजी उसका बैकग्राउंड क्या है, साइकोलॉजी उसका माइंडसेट क्या है, और पॉलिटिक्स मतलब कितनी फ्रिक्वेंटली पॉलिसी बन रही है एजुकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सो ये सबसे लिंक्ड होता है। थर्ड, कंटेंट स्पेसिफिक। प्रॉब्लम्स डिफर होती है कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन एंड रूरल टू अर्बन एरियाज। जैसे कि रूरल एरिया में टीचर की शॉर्टेज होती है, कि वहीं अर्बन एरिया में स्कूल की लैक ऑफ स्कूल वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम है, सो ये डिफर करता है। फोर्थ है लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। एजुकेशनल प्रॉब्लम अफेक्ट नॉट ओनली इंडिविजुअल्स बट ऑल्सो नेशनल डेवलपमेंट एंड सोशल प्रोग्रेस। ये खाली इंडिविजुअल्स को अफेक्ट नहीं करता है, जबकि ये नेशनल डेवलपमेंट को भी अफेक्ट करता है और सोशल प्रोग्रेस को भी अफेक्ट करता है। क्योंकि जब बंदा कमा ही नहीं पा रहा है तो इनकम में क्या कंट्रीब्यूट करेगा और नेशन का क्या ही डेवलपमेंट होगा। Fifth, a complex. The complex nature of educational problem refers to the involvement of multiple interrelated factors, making them difficult to analyze and solve independently। इसमें बहुत ज़्यादा इंटर रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं जो उसको बहुत डिफिकल्ट बनाते हैं सॉल्व करने के लिए। जैसे कि बताया कि ये डिफर करता है रीजन टू रीजन, इसमें पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, कॉस्ट वॉर सब आ जाती है, जिसकी वजह से ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। ज़रूरत क्या है हमें इसको डिफाइन करने की? नीड टू डिफाइन एजुकेशनल प्रॉब्लम। क्लियरली डिफाइनिंग एजुकेशनल प्रॉब्लम इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। ये इफेक्टिव प्लानिंग के लिए भी ज़रूरी है और डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी है। इसकी रीज़न से हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग रूट कॉजेज। मतलब हो किसकी वजह से रहा है, हमें कॉज पता चल जाता है जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, कि वो मतलब अनट्रेन टीचर्स की वजह से हो रहा है, आउटडेटेड सिलेबस की वजह से हो रहा है। और अगर हमें एक बार पता चल गया तो हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एड्स इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन। गवर्नमेंट को मतलब क्लियर आइडिया चाहिए होता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे अकर हो रही है, और वो उस पॉलिसी उस डिपार्टमेंट को अपने माइंड में रख के पॉलिसी बनाती है ताकि वो डिपार्टमेंट सॉल्व हो जाए और आगे जाके उधर प्रॉब्लम ना आए, इसलिए एड्स इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन। थर्ड आता है इम्प्रूव रिसोर्स एलोकेशन। अब जैसे कि पता ही कि एजुकेशन में ह्यूमन रिसोर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़े मतलब रिसोर्स लिमिटेड होते हैं, और अगर ये रिसोर्स भी अगर गलत जगह में यूज़ हो रहे हैं तो मतलब थोड़ा और ज़्यादा डिसएडवांटेज हो जाता है। सो इम्प्रूव रिसोर्स एलोकेशन यानी हमें पता चल जाता है कि एजुकेशन में प्रॉब्लम क्या हो रही है और हमें ये रिसोर्स किस जगह पे कैसे यूज़ करना है। सो इससे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो जाता है रिसोर्सेज का। फोर्थ आता है सपोर्ट्स एजुकेशनल रिफॉर्म्स। रिफॉर्म्स यानी सिस्टम को बेटर बनाना। हमें पता चल जाता है कि प्रॉब्लम्स कहाँ पे हो रही है और हम उस प्रॉब्लम को माइंड में रख के उसके हिसाब से रिफॉर्म्स लाते हैं उसको बेटर बनाने के लिए। सो ये सपोर्ट करता है एजुकेशनल रिफॉर्म्स को। फिफ्थ आता है एंश्योर बैलेंस नेशनल डेवलपमेंट। ये नेशनल डेवलपमेंट को एंश्योर करता है, क्योंकि जब इंडिविजुअल ढंग से कमा पाएगा तो नेशन में कंट्रीब्यूट कर पाएगा और फिर वो मतलब नेशन आगे जाके थोड़ा अच्छे से डेवलप हो पाएगा। विदाउट प्रॉपर डेफिनेशन सॉल्यूशन बिकम इनफेक्टिव एंड टेम्प्रेरी। अगर प्रॉपर डेफिनेशन नहीं होगी तो सॉल्यूशन जो है वो इनफेक्टिव होगा, इतना लाभदायक नहीं होगा, टेम्प्रेरी होगा, बहुत कम समय के लिए होगा। मेजर डायमेंशंस ऑफ एजुकेशनल प्रॉब्लम। इसके मेन डायमेंशन क्या है?
फर्स्ट से एक्सेस रिलेटेड प्रॉब्लम, दिस इंक्लूड लैक ऑफ स्कूल्स, डिस्टेंस, पॉवर्टी, जेंडर बायसनेस एंड रीजनल इम्बैलेंस। स्कूल की कमी की वजह से पॉवर्टी यानी बहुत ज़्यादा गरीब परिवार से जो आते हैं वो उतना एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर पाते, तो वो एजुकेशन को प्रीफर नहीं करेंगे। जेंडर बायसनेस, आज भी फीमेल को कम प्रीफर किया जाता है एजुकेट के लिए, तो उनका डेवलपमेंट इतना अच्छे से हो नहीं पाता है। Many children are unable to enroll or continue education due to these barriers। इन बैरियर्स की वजह से बहुत ज़्यादा बच्चे एनरोल ही नहीं हो पाते हैं। सेकंड आता है क्वालिटी रिलेटेड प्रॉब्लम, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, अनट्रेन टीचर्स, आउटडेटेड करिकुलम एंड लर्निंग रिजल्ट इन लो क्वालिटी एजुकेशन। इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है, टीचर इतने ट्रेन है नहीं, उनके वो गलत पढ़ा दे तो वो भी उनको मतलब सामने वाले को क्या ही पता चलेगा, और फिर वो गलत समझ के फिर वो उतना क्वालिटी नहीं मिल पाता है उनको। करिकुलम उसके हिसाब से है ही नहीं कि आज के टाइम पे मार्केट में क्या रिक्वायर्ड है, और करिकुलम बहुत ज़्यादा आउटडेटेड है, बहुत ज़्यादा पुराने हिसाब का है। सो ये भी वन ऑफ द मेन रीज़न है। थर्ड आता है इक्विटी रिलेटेड प्रॉब्लम, डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, जेंडर, क्लास, डिसेबिलिटी एंड रीजन लीड्स टू अनइक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। भेदभाव कर लेते हैं हम कास्ट की बेसिस पे, जेंडर मेल फीमेल की बेसिस पे, क्लास की बेसिस पे। सो ये इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ को अनइक्वल कर देता है, बराबर का नहीं रहता फिर। फोर्थ आता है रिलेवेंस रिलेटेड प्रॉब्लम, मिसमैच बिटवीन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट नीड्स कॉजेज अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट अमंग एजुकेटेड यूथ। मतलब एम्प्लॉयमेंट की क्या मतलब, मार्केट में एम्प्लॉयमेंट के लिए जो रिक्वायर्ड है वो एजुकेशन मतलब मिल ही नहीं पा रही उस टाइप को, तो मतलब यूथ एजुकेट तो हो पा रहा है लेकिन उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रही, क्योंकि उनके पास वो नॉलेज ही नहीं है जिसकी वजह से उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिले मार्केट में। तो ये वन ऑफ द मेन रीज़न है। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेशनल प्रॉब्लम, इसके फैक्टर्स क्या है? फर्स्ट है इकोनॉमिक फैक्टर, पोवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन एजुकेट फंडिंग एंड हाई कॉस्ट ऑफ एजुकेशन लिमिट पार्टिसिपेशन एंड क्वालिटी। पोवर्टी यानी मतलब गरीब परिवार से आते हैं तो वो इतना एजुकेशन को प्रेफर नहीं करेगा क्योंकि उनके पास पैसा वैसे ही नहीं है और बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट है एजुकेशन की। अनएम्प्लॉयमेंट, उनके पास इतनी फंडिंग ही नहीं है कि वो एजुकेशन को प्रीफर करे, तो ये भी वन ऑफ द मेन फैक्टर्स है। सेकेंड आता है सोशल फैक्टर्स, इलिटरेसी, चाइल्ड लेबर, अर्ली मैरिज, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड सोशल इनक्वालिटी अफेक्ट एजुकेशन। जो मतलब गरीब परिवार से आते हैं वो बचपन में ही अपने बच्चे को मतलब 6-7 साल का होता है वो थोड़ा सेंस आ जाता है तो उसको काम पे भेज देते हैं, और फिर उसकी बंदे की इनकम उस सोर्स से लिमिट हो जाती है, फिर वो बंदा हाई इनकम अर्न नहीं कर पाता जिसकी वजह से नेशन की भी ग्रोथ रुक जाती है। सो ये भी वन ऑफ द मेन फैक्टर होते हैं। थर्ड है पॉलिटिकल फैक्टर, फ्रिक्वेंट पॉलिसी चेंज हो रही है, गवर्नमेंट इतनी पुअर है, और पॉलिटिकल लैक ऑफ पॉलिटिकल विल क्रिएट इनस्टेबिलिटी इन एजुकेशन सिस्टम। मतलब लैक ऑफ पॉलिटिकल भी क्रिएट कर देती है इनस्टेबिलिटी एजुकेशन सिस्टम में। अब इंडिया में क्या चैलेंजेस है, एजुकेशन की प्रॉब्लम क्या है इंडिया में डेवलपिंग कंट्रीज में? सो ये चैलेंजेस फेस करते हैं, जैसे कि फर्स्ट हो गया हाई ड्रॉप आउट रेट्स। अब करिकुलम इतना टफ है कि बंदे को समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो क्या पढ़ रहा है, फिर वो बीच में ड्रॉप ले लेता है, मतलब वो स्टडी क्विट कर देता है, एजुकेशन क्विट कर देता है, तो फिर वो मार्केट में लाइबल ही नहीं रहता कि हाई इनकम अर्न करने से, जिसकी वजह से इकोनॉमी भी थोड़ा ढंग से ग्रो नहीं हो पाती है। सेकेंड है लो लिटरेसी लेवल, इंडिया की आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन लिटरेट ही नहीं है, मतलब उनको बेसिक लिखना और पढ़ना भी नहीं आता, तो मतलब इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। थर्ड है टीचर शॉर्टेजेस, टीचर की भी बहुत ज़्यादा कमी है मार्केट में, मतलब जितने लोग पढ़ना चाहते हैं उतने टीचर ही नहीं है पढ़ाने के लिए, तो ये भी एक फैक्टर है। रीजनल डिस्पैरिटीज, हम आपस में भेदभाव कर लेते हैं, डिस्क्रिमिनेट कर लेते हैं क्लास के बेसिस पे, रीजनल की रीजन की बेसिस पे, से भी फैक्टर है। तो दिस प्रॉब्लम स्लोज डाउन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, हम खुद का ही डेवलपमेंट रोक देते हैं, खुद की रिसोर्सेज रोक देते हैं, और नेशनल डेवलपमेंट, नेशन का भी डेवलपमेंट इससे स्लो हो जाता है। अब एजुकेशन का क्या रोल है डेवलपमेंट में? रोल ऑफ एजुकेशन इन डेवलपमेंट, एजुकेशन इज़ अ की इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेवलपमेंट। अब जब एजुकेशन प्रॉब्लम अराइज होती है तो इससे इकोनॉमी की ग्रोथ भी स्लो हो जाती है, सोशल इनक्वालिटी भी इंक्रीज हो जाती है, और कंट्री की डेमोक्रेसी भी वीक हो जाती है। और अगर हम ये प्रॉब्लम को डिफाइन करके इसको सॉल्व कर ले तो कंट्री की इकोनॉमी भी अच्छे से ग्रो होगी, क्योंकि बंदा ढंग से अर्न कर पाएगा तो इकोनॉमी में अच्छे से ग्रो हो पाएगा। सोशल इनक्वालिटी भी डिक्रीज हो जाएगी, आपस में इतना भेदभाव नहीं होगा क्योंकि बंदे को नॉलेज है कि ये सब फालतू चीज़ है। और कंट्री की डेमोक्रेसी भी स्ट्रांग रहेगी, आपस में मतलब भाईचारा रहेगा। Hence, defining and solving educational problem is essential for sustainable development। अगर हमको सस्टेन डेवलप होना है तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसको सॉल्व करना। Conclusion, defining the educational problem is the first and most crucial step in education planning and development। ये बहुत ज़्यादा important step है। A clear understanding helps policy makers, educators and planners design effective, inclusive and relevant education system। ये बहुत ज़्यादा, अगर इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर है तो ये पॉलिसी मेकर्स को भी हेल्प करेगा, एजुकेटर्स को भी हेल्प करेगा, प्लानर्स को भी हेल्प करेगा रिलेवेंट एजुकेशन सिस्टम के लिए, और कंट्रीब्यूट करेगा नेशनल प्रोग्रेस में। सो इधर ही हमारी ये यूनिट कंप्लीट हो जाती है। इधर में आज हम स्टार्ट करने वाले एजुकेशन डेवलपमेंट का यूनिट 2, ह्यूमन कैपिटल थ्योरी, जो एजुकेशन डेवलपमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस यूनिट में हम समझे कि एजुकेशन को इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देखा जाता है और एजुकेशन का रोल डेवलपमेंट में क्या है। सो लेट्स बिगिन। सो मीनिंग ऑफ ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता क्या है?
वो नॉलेज, स्किल, एबिलिटी जो एक इंडिविजुअल के पास होती है और जो उसकी वजह से वो अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करता है। जैसे कि अगर उसके पास फॉर एग्जांपल कोई स्किल है, कोई कंप्यूटर स्किल है, तो वो उसका इस्तेमाल करके हाई इनकम अर्न कर सकता है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी उसकी वजह से इंक्रीज़ होती है। फिजिकल कैपिटल जैसे मशीन और बिल्डिंग होती है, लेकिन ह्यूमन कैपिटल लोगों के अंदर ही होता है। एजुकेशन, ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस ह्यूमन कैपिटल को डेवलप करते हैं। एजुकेशन डेवलप करता है ह्यूमन कैपिटल को, जो इंडिविजुअल इनकम को बढ़ाता है और इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों में हेल्प करता है। सो एक बार इसकी डेफिनेशन में पढ़ के बता देता हूँ। ह्यूमन कैपिटल refers to the knowledge, skills, abilities, and health possessed by the individuals that increase their productive capacity. Unlike physical capital such as machines and buildings, human capital is embedded in people. वो अंदर ही होता है हमारे। Education, training, and experience helps in developing human capital, which contributes to economic growth and individual income. वो economic growth में भी help करता है और खुद की income में भी, personal income में भी help करता है। मीनिंग ऑफ ह्यूमन कैपिटल थ्योरी। ह्यूमन कैपिटल थ्योरी का मतलब समझते हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एजुकेशन को कंजम्पशन नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट माना जाता है, कि जैसे कि जब हम मशीन में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे प्रोडक्शन बढ़ता है, वैसे ही जब हम एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ह्यूमन रिसोर्स यानी हमारी खुद की वैल्यू इंक्रीज होती है। हमें हाई इनकम अर्न करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है और इकोनॉमी में भी डेवलपमेंट होता है। इसकी मैं अब आपको डिफिनेशन बढ़ के बता देता हूँ। ह्यूमन कैपिटल थ्योरी एक्सप्लेन्स एजुकेशन एज एन इन्वेस्टमेंट रेदर देन कंजम्पशन। According to this theory, spending on education increases the productivity and efficiency of individuals. So productivity भी increase करता है और efficiency भी increase करता है, which in turn leads to high earnings and economic development. जैसे कि वो खुद की भी income बढ़ा सकता है और economy में भी development होता है। Just as investment in machine increases output, investment in education increases the value of human resources. Investment करते हैं एजुकेशन में तो वो हमारी खुद की वैल्यू इंक्रीज करता है, हमारे जो भी हम मार्केट में अर्न कर रहे हैं उसकी वैल्यू। सो बेसिक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन। बेसिक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव समझते हैं हम एजुकेशन में क्या होता है। सो एजुकेशन को माना जाता है कि ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। एक ये मीन है टू इम्प्रूव लेबर प्रोडक्टिविटी, हम इससे लेबर हमारा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं। एक टूल है इकोनॉमी को ग्रो करने का, एंड फैक्टर है एम्प्लॉयमेंट, गवर्न एंड इनकम को इन्फ्लुएंस करने का। फैमिलीज एंड गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एक्सपेक्टिंग फ्यूचर इकोनॉमिक रिटर्न्स, इससे हम फ्यूचर इकोनॉमिक रिटर्न्स को एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि मतलब जिसकी वजह से अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें इससे फ्यूचर में अच्छी खासी इनकम होगी। इसलिए गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा फंड रखता है, बहुत ज़्यादा बजट में एजुकेशन के ऊपर वो फंड रखता है टू प्रमोट द एजुकेशन। एजुकेशन एज एन इन्वेस्टमेंट। एजुकेशन को इन्वेस्टमेंट इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें करंट कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, जैसे कि फीस हो गई, बुक्स हो गई, टाइम हो गया। लेकिन फ्यूचर में ये हमें हाई इनकम भी देता है, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी, जिसकी वजह से हम ज़्यादा इनकम अर्न कर पाते हैं और ज़्यादा स्किल्स और एफिशिएंसी बना देता है, हमें ये ज़्यादा एफिशिएंट बना देता है। इसलिए एजुकेशन के प्राइवेट रिटर्न्स भी होते हैं और सोशल रिटर्न्स भी होते हैं। सो इसकी डेफिनेशन है, एजुकेशन इज कंसिडर्ड एन इन्वेस्टमेंट बिकॉज इट इन्वॉल्व्स करंट कॉस्ट, फीस, बुक्स, टाइम। It provides future benefits, higher income, better jobs. It increases skills and efficiency. It improves earning capacity. Thus, education has both private returns यानी खुद की income and social return यानी economic growth. अम, अब हम समझते हैं प्राइवेट और सोशल रिटर्न है क्या। सो प्राइवेट रिटर्न है बेनिफिट रिसीव बाय द इंडिविजुअल्स। वो हाई वेज अर्न कर पाता है, उसको एम्प्लॉयमेंट की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसको जॉब की सिक्योरिटी मिलती है, उसको पता चलता है कि ये जॉब मेरे पास नहीं, कि मेरे पास इसके लिए सफिशिएंट स्किल है। और सोशल स्टेटस रहता है, उसका स्टेटस सोसाइटी में अच्छा रहता है। सब उसको रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि वो बंदा अच्छी खासी इनकम कमा रहा होता है। सोशल रिटर्न है इकोनॉमी की ग्रो होती है, इससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, पॉवर्टी नेशन में रिड्यूस होती है और सोसाइटी का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। कॉस्ट क्या है एजुकेशन में। सो इसमें दो टाइप की कॉस्ट आ जाती है, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट। ये हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो डायरेक्ट कॉस्ट में ट्यूशन फीस आ गई जो आप डायरेक्ट कॉस्ट दे रहे हो, बुक्स एंड मटेरियल्स की कॉस्ट आ गई, ट्रांसपोर्ट की आ गई जो आप ट्रैवल कर रहे हो टू एक्वायर दैट एजुकेशन। इनडायरेक्ट कॉस्ट में आ गई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ टाइम, जो आप टाइम उसमें दे रहे हो, आप किसी और चीज़ में दे के वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ गई टाइम की। इनकम फॉरगॉन वाइल स्टडिंग, मतलब जब आप पढ़ रहे हो उसकी इनकम मतलब आप खो रहे हो, तो वो भी उसमें आ जाती है इनडायरेक्ट कॉस्ट में। सो रोल ऑफ एजुकेशन इन इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ में रोल क्या है एजुकेशन का। लेबर की क्वालिटी इंप्रूव करता है, इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लेबर। नेशन की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करता है, इनोवेशन को एनकरेज करता है, क्योंकि अगर हम थोड़ा एजुकेट हो गए तो हमारे थोड़ा क्रिएटिविटी आएगा, तो थोड़ा इनोवेशन एनकरेज होगी। सपोर्टिंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, क्योंकि टेक्निकल नॉलेज आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो सपोर्टिंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होता है, क्योंकि एजुकेट होगा बंदा तो मतलब थोड़ा एम्प्लॉयमेंट रहने का उसका चांस बढ़ेगा। स्किल वर्कफोर्स इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। ये इकोनॉमिक ग्रोथ को
होने के लिए स्किल वर्कफोर्स होना बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। सो ये सब रोल है एजुकेशन के इकोनॉमिक ग्रोथ में। एजम्पशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल थ्योरी। ह्यूमन कैपिटल थ्योरी किस कुछ एजम्पशन के ऊपर बेस होती है, जैसे कि एजुकेशन प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करता है, हायर प्रोडक्टिविटी से हायर अर्निंग होती है, इंडिविजुअल रेशनल होता है वाइल इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन, मतलब उसका माइंडसेट फिक्स होता है कि हाँ इससे मेरी इनकम हाई होगी, और लेबर मार्केट स्किल्स और नॉलेज को रिवॉर्ड करता है। इसकी डेफिनेशन में बढ़ के बता देता हूँ कि एजुकेशन इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी, हायर प्रोडक्टिविटी लीड्स टू हायर अर्निंग्स, इंडिविजुअल्स एक्ट रेशनली वाइल इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन, मतलब वो रेशनली होते हैं, वो मतलब इरेशनल नहीं होते, उनका माइंडसेट क्लियर होता है। और लेबर मार्केट रिवॉर्ड करता है स्किल्स को और नॉलेज को, मतलब अगर आपके पास स्किल होगी और आपके पास नॉलेज होगा तो एक्वायर दैट मार्केट, तो आपको वो रिवॉर्ड मिलेगा, आपको उसका इनकम मिलेगा। इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी है, मतलब कुछ साइड पॉइंट्स भी है, जो इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती है। जैसे कि एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट की गारंटी नहीं देता है आपको, कि एजुकेशन एडुकेट आदमी आज के टाइम पे हर कोई बंदा है, लेकिन हर कोई बंदा एम्प्लॉयड नहीं है, क्योंकि मार्केट में इतनी जॉब अवेलेबल नहीं है, तो ये भी कुछ इसके लिमिटेशन है। इनकम सोशल बैकग्राउंड पर भी डिपेंड करती है कि आपका बैकग्राउंड है क्या, अगर आप थोड़े थर्ड ईयर सिटी से आते हो तो आपको इतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा, तो ये थोड़ा बैकग्राउंड के ऊपर भी डिपेंडेंट होती है। सिर्फ इकोनॉमिक आउटकम्स पर फोकस सोशल वैल्यूज इग्नोर करता है, इकोनॉमिक आउटकम्स इग्नोर सोशल वैल्यूज। और एजुकेशन एक्सेस में इनइक्वालिटी होती है, इनइक्वालिटी इन एक्सेस टू एजुकेशन, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज सबके लिए इक्वल नहीं होती है, इसमें इनइक्वालिटी होती है। रिलेवेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल थ्योरी इन इंडिया। इंडिया में ये रिलेवेंट क्यों है? एजुकेशन इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करता है, कि अगर आप एजुकेट हो तो आप थोड़ा इनकम अर्न कर पाओगे और अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर पाओगे। स्किल डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए ज़रूरी है, अगर आप स्किल होगे तभी आपको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। और एजुकेटेड एजुकेशन पॉवर्टी और इनक्वालिटी को भी रिड्यूस करता है नेशन में, जो कि सबसे सही चीज़ है। So investment in education supports economic growth. Skills development is essential for employment. Education reduces poverty and inequality. Policies like Skill India NEP 2020 reflect human capital thinking. ये सब human capital को reflect करते हैं, जो भी नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है वो reflect करती है। सो कंक्लूड करते हुए, ह्यूमन कैपिटल थ्योरी एजुकेशन की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करती है। एजुकेशन को एक पावरफुल इन्वेस्टमेंट माना जाता है, जो प्रोडक्टिविटी, इनकम और नेशनल डेवलपमेंट को एनहेंस करता है। लिमिटेशन होने के बावजूद ये थ्योरी आज भी एजुकेशन और डेवलपमेंट के रिलेशन को समझने का एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क है। Human capital theory highlights the economic importance of education. It views education as a powerful investment that enhances productivity, income, and national development. While it has limitation, it remains a key framework for understanding the economic role of education. अगर इसके कुछ लिमिटेशन होने के बावजूद भी एक बहुत ज़्यादा की पॉइंट होता है इकोनॉमिक का, क्योंकि अगर बंदा एजुकेट ही नहीं होगा तो वो इतना अर्न नहीं कर पाएगा, इतना अर्न नहीं कर पाएगा तो इकोनॉमी में इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा, तो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट ना होने के बावजूद नेशन का इतना डेवलप नहीं हो पाएगा। सो इसलिए ह्यूमन कैपिटल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी खुद की वैल्यू आप इंक्रीज करते हो उससे। सो एक इन्वेस्टमेंट है, ना कि कंजम्पशन है। सो इसी के साथ ही यूनिट हमारी खत्म होती है। मैंने आपको आज हम इस लेक्चर में यूनिट 3 समझेंगे, जो कि है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और रियल लाइफ अंडरस्टैंडिंग के लिए भी। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं, ओवरव्यू ले लेते हैं कि आज हम इस लेक्चर में कवर क्या क्या करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि इसी लेक्चर में पूरा यूनिट कवर हो जाए। तो सबसे पहले मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस। सेकेंड है व्हेन अर्निंग बिकम्स सो डिपेंडेंट ऑन एजुकेशन। थर्ड है एजुकेशन एंड अर्निंग रिग्रेशन एस्टिमेट्स। फोर्थ है डू रिग्रेशन एस्टिमेट्स ओवर एस्टिमेट द इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन एंड अर्निंग। एंड द लास्ट है द केस ऑफ एबिलिटी बायस। इसके बाद हमारी यूनिट पूरी कवर हो जाएगी। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन होता क्या है और ये इंपॉर्टेंट क्यों है। तो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का मतलब होता है कि बर्थ से लेके लगभग 6 साल तक के बच्चों को मिलने वाली एजुकेशन, जो उनको एजुकेशन मिलती है, उनकी केयर जो फॉर्मल स्कूलिंग से पहले होती है। और ये स्टेज सबसे ज़्यादा क्रिटिकल होती है, क्योंकि इसी स्टेज पर चाइल्ड का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, वो अपने सराउंडिंग से लेके अपना माइंड डेवलप करता है, और वो मतलब पता चल जाता है कि उसके फ्यूचर की स्टडीज़ कैसे होने वाली है। सो इसके इंपॉर्टेंस देख लेते हैं हम एक बार। तो इसका सबसे पहला पॉइंट है फाउंडेशन ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो अर्ली ईयर्स में ब्रेन सबसे ज़्यादा ब्रेन डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा फास्ट होता है। इसी स्टेज पर स्किल जैसे लैंग्वेज, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत रैपिडली डेवलप होता है। अगर बच्चे को इस स्टेज पर क्वालिटी एजुकेशन मिल जाती है तो उसकी लर्निंग एबिलिटी फ्यूचर में काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है, वो फ्यूचर में काफ़ी अच्छे से लर्न कर सकता है। सो अर्ली ईयर्स आर क्रिटिकल फॉर ब्रेन डेवलपमेंट। स्किल्स लाइक लैंग्वेज, मेमोरी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग डेवलप रैपिडली ड्यूरिंग दिस स्टेज। क्वालिटी ईयरली एजुकेशन इंप्रूव्स लर्निंग एबिलिटी इन लेटर ईयर्स, वो लेटर ईयर्स में आपकी एजुकेशन काफ़ी स्ट्रांग बना देता है। सेकेंड है सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। अर्ली एजुकेशन से बच्चे सीखते हैं कोऑपरेशन, डिसिप्लिन और इमोशनल कंट्रोल। इससे फ्यूचर में बिहेवियरल प्रॉब्लम्स कम हो जाते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि हमें स्ट्रेंजर से कैसे बिहेव करना है, गेस्ट को कैसे ट्रीट करना है, और बच्चा सोसाइटी में बेटर एडजस्ट कर पाता है। थर्ड है रिडक्शन इन इक्वालिटी।
डिसएडवांटेज बैकग्राउंड के बच्चों के लिए है ना, मतलब अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एक गेम चेंजर होता है। उनके पास होम रिसोर्सेज थोड़े कम होते हैं, तो अर्ली एजुकेशन उनके लिए गैप ब्रिज करता है। वो मतलब एक दूसरे को इक्वल बनाता है बिटवीन रिच एंड पुअर चिल्ड्रन, क्योंकि उनके पास एजुकेशन थोड़ी सेम है। तो चिल्ड्रन फ्रॉम डिसएडवांटेज बैकग्राउंड्स बेनिफिट द मोस्ट। इसी हेल्प्स ब्रिज द गैप कॉज्ड बाय पॉवर्टी एंड लैक ऑफ होम रिसोर्सेज। फोर्थ है हमारा लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक बेनिफिट्स। सो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का इम्पैक्ट है ना, सिर्फ स्कूल तक लिमिटेड नहीं होता है। स्टडीज बताती है कि स्कूल कंप्लीशन रेट ज़्यादा होता है, बेटर जॉब्स मिलती है आपको फ्यूचर में, क्योंकि आप थोड़े एजुकेट होते हो, आपको अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है, मतलब जो आपको अर्ली एज में एजुकेट मिला है, वो एजुकेशन मिली है, वो थोड़ा आपको थोड़ा मतलब बेटर बनाती है। और अर्निंग्स भी आपकी ज़्यादा होती है, क्योंकि आप अच्छे से लर्न करते हो। और साथ ही क्राइम रेट कम होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये चीज़ गलत है। और वेलफेयर पे भी डिपेंडेंसी थोड़ी रिड्यूस होती है। सो ये सब इसके इंपॉर्टेंस थे। फिर देखते हैं कि व्हेन डिड अर्निंग बिकम सो डिपेंडेंट ऑन एजुकेशन। सो अर्लियर टाइम में है ना, अर्निंग्स मेनली डिपेंड करती थी फिजिकल लेबर पर और अप्रेंटिसशिप से सीखी हुई स्किल्स पर। फॉर्मल एजुकेशन का रोल है ना काफ़ी लिमिटेड था। सो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से समझ रहे हैं हम कि फॉर्मल एजुकेशन हैड लिमिटेड इंपॉर्टेंस। अर्निंग्स वर बेस्ड मेनली ऑन फिजिकल लेबर एंड स्किल्स लर्न थ्रू अप्रेंटिसशिप्स। फॉर्मल एजुकेशन हैज लिमिटेड रोल, पहले बहुत लिमिटेड रोल था फॉर्मल एजुकेशन का। फिर आया हमारा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इसके बाद लिटरेसी और न्यूमेरेसी की इंपॉर्टेंस होने लगी। और फैक्ट्रीज और मशीन्स के लिए ना थोड़े एजुकेटेड वर्कर्स की डिमांड बढ़ने लगी। इसके बाद थोड़े ना मतलब वो चाहते थे कि हमारे पास एजुकेटेड वर्कर्स ही रहे, ताकि हमारा प्रोडक्शन थोड़ा अच्छे से हो। फिर आया पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू पीरियड। इसमें है ना फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम एक्सपांड हुआ, वाइट कॉलर और टेक्निकल जॉब्स इंक्रीज हुई। एजुकेशन का इंपॉर्टेंस और ज़्यादा हो गया, क्योंकि इधर टेक्निकल जॉब्स की डिमांड और ज़्यादा बढ़ गई। फोर्थ आया मॉडर्न नॉलेज इकोनॉमी। लेट 20th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, मतलब 20th सेंचुरी के बाद का रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ। आपको भी पता है कि टेक्नोलॉजी में कितना एडवांस हुआ है, मतलब कितना ज़्यादा डेवलपमेंट हुई टेक्नोलॉजी के सेक्टर में। फिर डिमांड फॉर हाईली स्किल्ड एंड एजुकेटेड वर्कर्स इंक्रीज शार्पली। अगर किसी के पास थोड़ी भी मतलब थोड़ी भी अगर स्किल है, थोड़ा भी मतलब वो कुछ भी जानता है किसी पर्टिकुलर फील्ड के बारे में, तो वो उस फील्ड में बहुत ज़्यादा मतलब मास्टर हो सकता है और बहुत ज़्यादा अच्छे से अर्न कर सकता है। सो डिमांड फॉर हाईली स्किल्ड भी बढ़ गया एंड एजुकेटेड वर्कर्स इंक्रीज शार्पली। फिर इसके हम रीज़न देख लेते हैं, रीज़न फॉर इंक्रीज डिपेंडेंस। तो सबसे पहले है टेक्नोलॉजिकल चेंज एंड ऑटोमेशन। सेकेंड है ग्लोबलाइजेशन की, मतलब थोड़ा इंपोर्ट एक्सपोर्ट थोड़ा इजी हो गया, तो कंपटीशन भी बढ़ गया डोमेस्टिक मार्केट के लिए, तो इसके लिए भी ये बढ़ गया एजुकेशन का। शिफ्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू सर्विस एंड नॉलेज बेस्ड सेक्टर्स। पहले हम मैन्युफैक्चरिंग पे डिपेंडेंट थे, और आज इंडिया आईटी हब है, मतलब हम पूरी दुनिया में हमारा आईटी सर्विस बहुत ज़्यादा पहचान जाता है। फोर्थ है हमारा स्किल बेस्ड टेक्नोलॉजिकल चेंज। पहले जो मतलब खाली आपके पास डिग्री होती थी तो आपको जॉब मिल जाती थी, और पर आप जानते हो कि आज की तारीख में हर एक बंदे के पास डिग्री है, तो मतलब आज की टाइम पे स्किल को बहुत ज़्यादा सॉरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। सो ये भी वन ऑफ द रीज़न है टू फॉर इंक्रीज डिपेंडेंस ऑन एजुकेशन। फिर आ जाता है एजुकेशन एंड अर्निंग रिग्रेशन एस्टिमेट्स। मीनिंग ऑफ रिग्रेशन एस्टिमेट्स। सो इकोनॉमिक्स यूज़ करते हैं, और इकोनॉमिक्स का मतलब यहाँ से होता है कि हर एक्स्ट्रा ईयर ऑफ एजुकेशन से इनकम कितनी इंक्रीज होती है, कि मतलब आपको अगर एक एक्स्ट्रा ईयर एजुकेट मतलब आप एजुकेशन हो गए, मतलब आप अपना ज्ञान लोगे कि आपको मतलब इस चीज़ का और ज्ञान मिलेगा, तो उससे आपकी अर्निंग कितनी इंक्रीज होती है। इसको ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी माना जाता है। सो इकोनॉमिक्स यूज रिग्रेशन एनालिसिस टू एस्टिमेट द इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन अर्निंग्स। इट मेजर्स हाउ मच इनकम इंक्रीजेज विच ईच एडिशनल ईयर ऑफ एजुकेशन। ये मेजर करता है कि ईच ईयर ऑफ एजुकेशन से आपकी इनकम कितनी इंक्रीज होती है। तो इसकी जनरल फाइंडिंग भी है कि वन एडिशनल ईयर ऑफ एजुकेशन इज एसोसिएटेड विद हायर अर्निंग्स। अगर आप एक साल एजुकेशन और लोगे तो आपकी हायर अर्निंग और ज़्यादा होगी। एंड एजुकेशन इज कंसिडर्ड विद इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, या आपके ऊपर ही खुद के अंदर ही इन्वेस्टमेंट है, और आप अपनी खुद की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हो। हाउएवर दीज एस्टिमेट्स में नॉट ऑलवेज बी एक्यूरेट, ये एक्यूरेट नहीं हो सकते हर टाइम। सो ये भी इसकी एक वो है एजम्पशन। डू रिग्रेशन एस्टिमेट्स ओवर एस्टिमेट द इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन अर्निंग? तो इसका शॉर्ट आंसर दूँ तो यस। और इसका मेन रीज़न है एबिलिटी बायस। और रीज़न फॉर ओवर एस्टिमेशन आपको मैं बता देता हूँ। ओमिटेड वेरिएबल बायस। इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, फैमिली बैकग्राउंड जैसे फैक्टर्स फुली इंक्लूड नहीं होते हैं इसमें। फैक्टर्स लाइक इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, फैमिली बैकग्राउंड आर नॉट फुली मेजर्ड। अगर आपके फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा वैसा आता है, तो मतलब आप कितनी एजुकेशन ले लो, लेकिन आपकी एजुकेशन में मतलब आपकी खुद की अर्निंग इतनी नहीं बढ़ सकती। सेकेंड है सेल्फ सिलेक्शन। मोर केपेबल इंडिविजुअल्स चूज टू परस्यू हायर एजुकेशन। ज़्यादा केपेबल लोग ही हायर एजुकेशन चूज़ करते हैं। अगर किसी को पता चलता है कि मेरे में इतना दिमाग नहीं है, और मैं अगर एजुकेशन ले लूँगा तो मैं अपने पैसे ही वेस्ट कर रहा हूँ उस चीज़ पे, तो वो मतलब परस्यू नहीं करेगा और ज़्यादा। थर्ड है मेजरमेंट एरर्स। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डिफर्स बट ईयर्स ऑफ स्कूलिंग आर ट्रीटेड इक्वली। हर जगह एजुकेशन की क्वालिटी सेम नहीं होती, लेकिन ईयर्स ऑफ एजुकेशन को मतलब जो आप स्कूल में मतलब आप एजुकेशन ले रहे हो वो ट्रीटेड इक्वली होता है। अगर आप जो स्कूलिंग के बाद जो एक्स्ट्रा एजुकेशन करते हो ना, वो क्वालिटी में डिफर करता है, बाकी जो स्कूलिंग तक एजुकेशन है ना आपकी, वो सेम रहती है। द केस ऑफ एबिलिटी बायस हमारा आज का लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का।
इसका मीनिंग समझ लेते हैं पहले कि सबसे पहले होता क्या है। जो लोग नेचुरली ज़्यादा इंटेलिजेंट और मोटिवेट होते हैं, वो ज़्यादा एजुकेशन भी लेते हैं और ज़्यादा अर्न भी करते हैं, क्योंकि उनकी हायर अर्निंग पूरी तरह एजुकेशन की वजह से नहीं होती है। एग्ज़ाम्पल समझते हैं हम। पर्सन ए हाइली इंटेलिजेंट है, मोटिवेटेड है, हायर एजुकेशन कंप्लीट करता है। पर्सन बी है, लोअर एबिलिटी, कम एजुकेशन। रिलेशन कहता है कि पर्सन ए ज़्यादा अर्न करता है, लेकिन एक्चुअली उसमें एबिलिटी का भी रोल आता है, सिर्फ एजुकेशन का नहीं। सो एक बार हम उसका मीनिंग समझ लेते हैं कि एबिलिटी बायस अकर्स व्हेन इंडिविजुअल्स विद हायर इन ability earn more regardless education, but are also more likely to attain higher education. As a result, higher earnings are wrongly attributed entirely to education. Two person: person A highly intelligent and motivated completes higher education. Person B lower ability, less education. Regression shows higher earning for person A, but part of this difference is due to ability, not education alone. इसमें ability का भी रोल आता है, खाली education का नहीं। इसके इम्पैक्ट समझ लेते हैं कि इम्पैक्ट होता क्या एबिलिटी बायस का। सो एजुकेशन का रिटर्न के रिटर्न को ओवरस्टेट करता है और पॉलिसी मेकर्स को गलत सिग्नल देता है। पॉलिसी मेकर को भी गलत सिग्नल देता है थोड़े बहुत। ओवरस्टेट सी टू रिटर्न टू एजुकेशन, मतलब आप क्या उसको मतलब एजुकेशन को क्या रिटर्न मिल रहा है, एजुकेट होने से क्या आपको रिटर्न मिल रहा है, वो भी थोड़ा ओवरस्टेट कर देता है, वो भी थोड़ा बढ़ा देता है। और पॉलिसी मेकर को भी मिसलीड कर देता है, मतलब एजुकेशन में कितना इन्वेस्टमेंट करना है उसके लिए। और इसको हम रिड्यूस कैसे करते हैं? इसको रिड्यूस करते हैं हम यूजिंग नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स, ट्विन स्टडीज, इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल टेक्निक्स। ये सब इसकी टेक्निक्स से आप मतलब ऐसे आप पॉइंटर्स याद कर सकते हैं। तो एक बार मैं इसका मतलब समझ देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ आपको। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग फ्यूचर एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक आउटकम्स। ओवर टाइम, earnings have become increasingly dependent on education due to technological and structural change. While regression studies shows a strong link between education and earnings, these estimates may be inflated due to ability bias. ये ability bias की वजह से थोड़े ज़्यादा inflated हो जाते हैं, थोड़े ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखा देते हैं आपको। Understanding this bias is essential for accurate policy formulation and effective investment in education. अगर इस बायस को आपको अच्छे से समझ लिया, अगर आपने इसको मतलब ये बायस समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन को एंड इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट, आपको कितना इन्वेस्ट करना है एजुकेशन पर। और सो आज हम डिस्कस करेंगे एजुकेशन डेवलपमेंट की यूनिट 4 जो कि है एजुकेशन एज अ सिग्नल ऑफ स्किल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं एजुकेशन रिटर्न्स का। सो एजुकेशन से जनरली अर्निंग्स बढ़ती है, एम्प्लॉयबिलिटी और करियर ग्रोथ इंप्रूव होते हैं। इस बेनिफिट को इकोनॉमिक्स रिटर्न टू एजुकेशन कहते हैं। लेकिन एक बेसिक क्वेश्चन है, क्या एजुकेशन स्किल्स बनाती है या सिर्फ एबिलिटी सिग्नल करती है? सो एजुकेशन इज वाइडली ऑब्जर्व टू इंक्रीज एन इंडिविजुअल्स अर्निंग, एम्प्लॉयबिलिटी एंड करियर ग्रोथ. Economists refer to this benefit as the return to education. However, an important question arises: does education increases productivity by building skills, or does it merely signal ability to employers? या ऐसी ability signal करती है employers की? सो इस डिबेट को एक्सप्लेन करने के लिए दो मेन थ्योरीज है। फर्स्ट है ह्यूमन कैपिटल थ्योरी और सेकंड है सिग्नल थ्योरी, जिसको हम स्क्रीन थ्योरी भी बोलते हैं। सो इसको हम डिटेल में समझेंगे। फर्स्ट है ह्यूमन कैपिटल थ्योरी, जो कि एजुकेशन बिल्ड स्किल्स। ह्यूमन कैपिटल थ्योरी कहती है कि एजुकेशन प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करती है बाय गिविंग नॉलेज, स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज। ये गैरी बेकर ने दी थी 1964 में। ह्यूमन कैपिटल थ्योरी आर्ग्यूज दैट एजुकेशन इंक्रीजेज अ वर्कर्स प्रोडक्टिविटी बाय इंप्रूविंग नॉलेज, स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज। इसके कोर आइडियाज है: एजुकेशन इज एन इन्वेस्टमेंट सिमिलर टू फिजिकल कैपिटल। एजुकेशन इन्वेस्टमेंट है, ये ह्यूमन रिसोर्स की खुद की वैल्यू बढ़ाती है कि आप ज़्यादा अर्न कर पाओ। और फिजिकल कैपिटल, जैसे कि फिजिकल कैपिटल में भी आप इन्वेस्टमेंट करो तो उससे आपकी प्रोडक्शन बढ़ती है। पीपल स्पेंड टाइम एंड मनी टू स्टडी। पीपल अपना टाइम भी खर्च करते हैं और मनी भी खर्च करते हैं पढ़ने के लिए। इन रिटर्न दे अर्न मोर इन द फ्यूचर, जिसकी वजह से वो फ्यूचर में ज़्यादा अर्न कर पाते हैं। हाउएवर, एजुकेशन रेज प्रोडक्टिविटी एजुकेशन कैसे रेज करती है? इम्प्रूव थिंकिंग एबिलिटी, टीचर्स टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्किल्स। वो टेक्निकल और प्रोफेशनल स्किल्स सिखाती है कि आपको कॉर्पोरेट में कैसे बिहेव करना है, कैसे मीटिंग में बिहेव करना है और कैसे आपको अपना सब कुछ प्रेजेंट करना है। हेल्प्स पीपल वर्क बेटर एंड फास्टर। वो पीपल को बेटर वर्क करने में और फास्टर वर्क करने में हेल्प करती है। एग्जाम्पल: अ डॉक्टर लर्न्स मेडिकल स्किल्स इन कॉलेज। वो मेडिकल स्किल कॉलेज में लर्न करता है, जिसकी वजह से वो अपनी डॉक्टर पूरी करता है, डॉक्टर अपनी स्टडी पूरी करता है। एंड अकाउंटेंट लर्न्स अकाउंटिंग रूल्स। These skills increase productivity, so employers pay higher wages to them. एम्प्लॉयर उनको हायर वेजेस देते हैं टू वर्क फॉर देयर ऑर्गेनाइजेशन। इसके कुछ लिमिटेशन भी है। कैन नॉट फुली एक्सप्लेन वेज डिफरेंस अमंग पीपल विद सिमिलर एजुकेशन। वो वेज डिफरेंस को डिफरेंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाते उनकी सिमिलर एजुकेशन से। जिनके पास सिमिलर एजुकेशन है वो वेज डिफरेंस को फुली एक्सप्लेन नहीं कर पाते। सब जॉब्स डू नॉट रिक्वायर ऑल दी नॉलेज थॉट, ट्रीट्स पीपल एज असेट्स। सो सेम एजुकेशन के बाद भी फेज डिफरेंस होता है। कुछ जॉब्स में पढ़ाई का फुल यूज़ नहीं होता है और लोगों को एसेट्स की तरह ट्रीट करती है। कंक्लूजन, इसका कंक्लूजन हम देख लेते हैं कि इसका फाइनली मतलब क्या है। इन शॉर्ट,
हायर सैलरी मिलती है क्योंकि एजुकेटेड वर्कर्स ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। ह्यूमन कैपिटल थ्योरी concludes that investment in people significantly boosts individual earnings। वो इंडिविजुअल की अर्निंग्स बढ़ाते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है कि वो कम समय में ज़्यादा काम कर पाते हैं, एफिशिएंट होते हैं, इफेक्टिव होते हैं, इनोवेशन होता है एंड नेशनल इकोनॉमी की ग्रोथ होती है क्योंकि वो इकोनॉमी में ज़्यादा अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट कर पाते हैं, एक्टिंग एज अ क्रूशियल ड्राइवर फॉर डेवलपमेंट। इन शॉर्ट, हायर सैलरी इज पेड बिकॉज एजुकेटेड वर्कर्स आर मोर प्रोडक्टिव। अब सेकेंड थ्योरी की बात करते हैं हम, जो कि है सिग्नलिंग थ्योरी, एजुकेशन एज अ सिग्नल। Signaling theory argues that education does not necessarily increases productivity but signals pre-existing abilities to employers। वो कभी कभार सिग्नल करते हैं उनके अंदर की जो एबिलिटी ऑलरेडी प्रेजेंटेड है एम्प्लॉयर्स को। ये दिया था माइकल स्पेंस ने 1973 में। इसके भी कोर एजम्पशन है, एम्प्लॉयर्स कैन नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्व अ वर्कर्स एबिलिटी बिफोर हायरिंग। वो एम्प्लॉयर डायरेक्ट ऑब्जर्व नहीं करता जो भी वर्कर्स की एबिलिटी है बिफोर हायरिंग, मतलब वो बिफोर, मतलब अगर जब तक वो काम स्टार्ट नहीं करेगा उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जब तक एम्प्लॉयर को क्या ही पता चलेगा कि उसके अंदर एबिलिटी क्या है। एजुकेशन एक्ट एज अ सिग्नल ऑफ इंटेलिजेंस, डिसिप्लिन एंड मोटिवेशन। एजुकेशन एक्ट करती है सिग्नल ऑफ इंटेलिजेंस, डिसिप्लिन और मोटिवेशन की। हाई एबिलिटी इंडिविजुअल्स फाइंड इट इजियर टू कंप्लीट हायर एजुकेशन। जिनके अंदर एबिलिटी ऑलरेडी है, जिनका माइंडसेट ऑलरेडी हाई लेवल पे है, उनके लिए बहुत ईजी होता है हायर एजुकेशन को कंप्लीट करना। हाउ एजुकेशन वर्क एज अ सिग्नल, कंप्लीटिंग अ डिग्री शोज हार्ड वर्क। उसका हार्ड वर्क शो होता है, उसका परसिस्टेंस कि वो कितना उसके लिए पैशनेट है, कितना उसके लिए वो लगा हुआ है, कितना डेडिकेट है उस चीज़ के लिए। और कॉग्निटिव एबिलिटी यानी उसका माइंड उस चीज़ के लिए कितना अच्छी तरीके से डेवलप है, मतलब कितनी अच्छी तरीके से उस चीज़ को वो लर्न कर सकता है। एम्प्लॉयर्स यूज डिग्री टू स्क्रीन कैंडिडेट्स। डिग्री आज के टाइम पे भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि एम्प्लॉयर उसकी वजह से ही शॉर्ट लिस्ट करता है वर्कर्स को, यानी मतलब एम्प्लॉयर्स को। हाउ एजुकेशन वर्क एज ए सिग्नल, स्मार्ट एंड हार्ड वर्किंग पीपल कैन कंप्लीट हायर एजुकेशन। जो स्मार्ट होते हैं, हार्ड वर्किंग पीपल होते हैं, वो हायर एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, वो हायर एजुकेशन की तरफ अपना टाइम डेडिकेट करते हैं। लेस केपेबल पीपल यूजुअली ड्रॉप आउट। जिनके अंदर पता है कि हमारा माइंड उस चीज़ के लिए इतना वो केपेबल नहीं है, हम उस चीज़ को इतना कोप अप नहीं कर सकते, तो वो यूजुअली ड्रॉप ले लेते हैं, मतलब हायर एजुकेशन परस्यू नहीं करते। एम्प्लॉयर्स यूज डिग्री टू सेलेक्ट बेटर कैंडिडेट्स। मतलब वो एक अपना शॉर्ट लिस्ट क्राइटेरिया डाल देते हैं कि जिसके पास डिग्री है वही हमारी कंपनी में काम कर सकते हैं, तो इसकी वजह से उनको बेटर कैंडिडेट्स मिल जाते हैं। एग्जाम्पल, अ जॉब डज नॉट नीड एडवांस नॉलेज। जो जॉब को एडवांस नॉलेज की नीड नहीं होती, वो फिर वो उसमें जाते हैं। स्टिल कंपनी आस्क फॉर अ ग्रेजुएट डिग्री, इसलिए कंपनी ग्रेजुएट डिग्री की आस्क करती है। डिग्री हेल्प्स एम्प्लॉयर चूज अ बेटर वर्कर। Conclusion, higher salary is paid because education shows ability not necessarily skills। एजुकेशन एबिलिटी भी शो करती है, जो नेसेसरली स्किल्स परफॉर्म दैट जॉब है वो शो नहीं करती। एजुकेशन स्किल्स और सिग्नल, एक बार हम डिफरेंस देख लेते हैं दोनों के बीच में, ह्यूमन कैपिटल थ्योरी के बीच में और सिग्नलिंग थ्योरी के बीच में। तो सबसे पहला पॉइंट है व्हाट एजुकेशन डज। सो ह्यूमन कैपिटल में वो स्किल सिखाता है, वही सिग्नलिंग स्क्रीनिंग में वो एबिलिटी बताता है एम्प्लॉयज़ की। और वाई वेज इंक्रीजेज, ह्यूमन कैपिटल में हायर प्रोडक्टिविटी होती है और सिग्नलिंग में बेटर स्क्रीनिंग होती है, यानी उनके पास जिनके पास डिग्री होती है वही खाली उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क कर सकते हैं। अप्लाइज मूव टू, ह्यूमन कैपिटल अप्लाई होता है प्रोफेशनल जॉब्स के लिए, सिग्नलिंग अप्लाई होता है एंट्री लेवल जॉब्स के लिए जिनके लिए इतनी एडवांस नॉलेज और स्किल्स नहीं चाहिए होते। फाइनल व्यू, एजुकेशन टीचेज स्किल्स, ऑल्सो एक्ट एज अ सिग्नल एंड बोथ इफेक्ट्स एग्जिस्ट टुगेदर। वाई हैज़ द रिटर्न टू एजुकेशन इंक्रीज, ये रिटर्न टू एजुकेशन इंक्रीज क्यों हुआ है आज के टाइम पे। सो रियलिटी में एजुकेशन स्किल भी सिखाती है, एजुकेशन एबिलिटी भी सिग्नल करती है, और दोनों इफेक्ट साथ एग्जिस्ट करते हैं, हमने अभी पिछली स्लाइड में पढ़ा है। लेकिन ये रिटर्न टू एजुकेशन क्यों इंक्रीज करती है, तो सबसे पहला पॉइंट है टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ। मशीन्स को स्किल्ड वर्कर चाहिए होते हैं, मतलब जिनके पास मशीन की ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज है, वही वही वर्कर्स उनको चाहिए होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को वही वर्कर्स रिक्वायर होता है। कंप्यूटर्स एंड मशीन्स नीड स्किल्ड वर्कर्स, लो स्किल्ड जॉब आर रिप्लेस बाय मशीन्स, स्किल्ड वर्कर्स आर इन हायर डिमांड, वो हायर डिमांड में होते हैं। ग्लोबलाइजेशन, लो स्किल्स जॉब मूव टू अदर कंट्रीज, जो लो स्किल जॉब है वो अदर कंट्री में शिफ्ट हो जाती है। हाई स्किल जॉब्स रिमेन, एजुकेटेड वर्कर्स बेनिफिट मोर। थर्ड पॉइंट है ग्रोथ ऑफ नॉलेज बेस्ड जॉब्स, आईटी, फाइनेंस, मैनेजमेंट, एनालिटिक्स, दीज जॉब्स नीड एजुकेशन एंड स्किल्स एंड दे पे हायर सैलरीज। मतलब एम्प्लॉयर्स इन जिनके पास ये सारी नॉलेज और सारी स्किल्स है उनके लिए हाई सैलरी पे करने के लिए रेडी है। सो इसलिए भी रिटर्न टू एजुकेशन इंक्रीज हुआ है आज के टाइम पे। फोर्थ है फ्यूअर मिडिल लेवल जॉब्स, रूटीन जॉब्स आर डिक्लाइनिंग, जो रूटीन जॉब्स है वो डिक्लाइन हो रही है। हाई एजुकेशन गिव्स हाई रिवॉर्ड्स, लो एजुकेशन गिव्स लो रिवॉर्ड्स। जिनके पास टेक्निकल नॉलेज है, जिनके पास बहुत ज़्यादा हाई लेवल की नॉलेज है, उनको हाई रिवॉर्ड्स मिलते हैं, लेकिन जिनके पास बेसिक नॉलेज है, मतलब खाली एंट्री लेवल जॉब्स के लिए नॉलेज है, तो उनके लिए रिवॉर्ड्स भी लो होते हैं, उनके लिए सैलरी भी लो होती है, वेज भी लो है।
डिग्री एज ए रिक्वायरमेंट, मैनी जॉब्स नाउ आस्क फॉर डिग्रीज, जिनके पास मतलब बहुत सारी जॉब्स ऐसी है जिनमें डिग्री बहुत ज़्यादा बेसिक रिक्वायरमेंट है। इवन स्किल्स नीडेड आर सिंपल फॉर दैट जॉब, लेकिन उनके लिए डिग्री आज भी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। दिस इंक्रीजेज डिमांड फॉर एजुकेशन, इसलिए डिमांड एजुकेशन की बढ़ जाती है, क्योंकि एजुकेशन से ही आप वो डिग्री एक्वायर करते हो। स्किल रिवॉर्ड इन टूडेज वर्क प्लेस, मॉडर्न एम्प्लॉयर्स वांट मोर देन जस्ट डिग्रीज। जो आज के टाइम पे एम्प्लॉयर्स है, जो मतलब आज के टाइम पे हायरिंग कर रहे हैं, उनको डिग्री से ज़्यादा चाहिए होता है। फर्स्ट इन थिंकिंग स्किल्स, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग, लॉजिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, वो प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व कर रहा है, अपनी थिंकिंग लॉजिकल थिंकिंग से यूज़ करके उस प्रॉब्लम से कैसे बाहर आ रहा है, और डिसीजन मेकिंग कितनी फास्ट तरीके से अच्छे से डिसीजन ले सकता है ऑर्गेनाइजेशन की फेवर में। सेकेंड है टेक्निकल स्किल, जो कि सबसे बेसिक स्किल है, जो कि हर चीज़ में यूज़ हो जाती है। इसमें भी आता है कंप्यूटर नॉलेज, डेटा हैंडलिंग, डिजिटल स्किल्स, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। सी ए कम्युनिकेशन स्किल्स, और ये कम्युनिकेशन स्किल खाली वर्क फील्ड से रिलेटेड नहीं है, और वो परवेसिव होता है। स्पीकिंग क्लियरली, वो कितना स्पीक क्लियर कर रहा है, मतलब मीटिंग में कितनी तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू को कितनी तरीके से अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर रहा है। राइटिंग ईमेल्स एंड रिपोर्ट्स एंड टीम वर्क, वो अपनी टीम को किस तरीके से हैंडल कर रहा है। डी ए अडेप्टेबिलिटी, लास्ट पॉइंट है अडेप्टेबिलिटी, लर्निंग न्यू स्किल्स, एडजस्टिंग टू चेंज। मतलब वो मतलब मान लो कोई भी चेंज आ रहा है, मतलब डायनेमिक होता है टेक्नोलॉजी भी, मतलब आज के टाइम पे एआई वगैरह सब आ गए, तो वो किस तरीके से इस फील्ड में अपने आप को अडेप्ट कर रहा है, वो भी मतलब आज के टाइम पे एम्प्लॉयज़ देखता है। सो एजुकेशन, जॉब्स एंड इनइक्वालिटी, एजुकेटेड पीपल अर्न मोर, ज़्यादा अर्न करते हैं, अनएजुकेटेड पीपल अर्न लेस, दिस इंक्रीजेज इनकम इनइक्वालिटी, ये इनकम इनइक्वालिटी को इंक्रीज कर देता है, क्योंकि मतलब जो एजुकेटेड है वो साफ बात है कि वो ज़्यादा अच्छी तरीके से अर्न कर पाएंगे, और जो अनएजुकेटेड है वो कम अर्न करेंगे। व्हाट शुड बी डन, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, मतलब जो आज के टाइम पे एजुकेशन की क्वालिटी हो रही है वो आपको इम्प्रूव करनी होती है। फोकस ऑन स्किल बेस्ड लर्निंग, मतलब खाली रट्टा रट्टा हुआ का मतलब खाली थ्योरी बेस्ड नॉलेज ना हो, मतलब उस फील्ड की पर्टिकुलर नॉलेज को भी आपको गेन करना होता है। और प्रमोट होता है वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग, एंड एनकरेज लाइफ लॉन्ग लर्निंग, वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग को एनकरेज करता है। सो कंक्लूड करते हुए, एजुकेशन हेल्प्स पीपल अर्न मोर, इट टीचेस स्किल्स एंड शोज एबिलिटी, एंड रिटर्न टू एजुकेशन has increased due to technology and globalization, and today's job rewards skills, learning ability एंड कम्युनिकेशन, नॉट जस्ट डिग्री। आज के टाइम पे खाली रिवॉर्ड स्किल्स, लर्निंग एबिलिटी एंड कम्युनिकेशन को होता है, ना कि खाली डिग्री को। सो ये इसके साथ ही हमारी यूनिट 4 खत्म हो जाती है, जो कि एजुकेशन एज ए सिग्नल है। और आज हम यूनिट 5 एजुकेशन डेवलपमेंट का डिस्कस करेंगे, जो कि है स्कूलिंग एंड अचीवमेंट। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस यूनिट में हम समझेंगे कि स्कूलिंग सिर्फ बुक्स तक लिमिटेड नहीं होती है, बल्कि क्लास साइज, टीचर क्वालिटी, स्कूल चॉइस, अकाउंटेबिलिटी और टेक्नोलॉजी जैसे फैक्टर्स भी स्टूडेंट्स के अचीवमेंट को डीपली अफेक्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला है स्कूलिंग एंड अचीवमेंट। स्कूलिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एक मेजर सोर्स है। स्टूडेंट का अचीवमेंट सिर्फ उसकी एबिलिटी पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि इंस्टीट्यूशनल फैक्टर जैसे कि क्लास साइज हो गया, स्कूल चॉइस हो गया, टीचर की क्वालिटी, अकाउंटेबिलिटी सिस्टम, टेक्नोलॉजी यूज, ये सब मिलकर लर्निंग आउटकम्स को इन्फ्लुएंस करता है। स्कूलिंग प्लेज अ क्रूशियल रोल इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। एजुकेशनल अचीवमेंट डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन इंडिविजुअल एबिलिटी बट ऑल्सो ऑन इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स सच एज क्लास साइज, स्कूल चॉइस, अकाउंटेबिलिटी सिस्टम्स, टीचर क्वालिटी एंड टेक्नोलॉजी यूज। इन सब फैक्टर्स पर ये डिपेंड होता है। सेकेंड है हमारा डू स्मॉलर क्लासेस रेज अचीवमेंट। तो सबसे पहले क्लास साइज का हम पहले मतलब समझ लेते हैं। क्लास साइज का मतलब होता है कि क्लास साइज रेफर्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर इन अ क्लासरूम। एक टीचर कितने स्टूडेंट्स को संभाल रहा है एक पर्टिकुलर क्लासरूम में। स्मॉलर क्लासेस आर ऑफन बिलीव टू इंप्रूव लर्निंग आउटकम्स। ऐसा माना जाता है कि जो छोटी क्लासरूम्स होती है, जो छोटी क्लासेस होती है, वो लर्निंग आउटकम्स को अच्छे से इंप्रूव करती है। इसका आर्गुमेंट इन फेवर यानी इसके फेवर में जो जो बातें की गई है वो एक बार देख लेते हैं। टीचर कैन गिव मोर इंडिविजुअल अटेंशन। इंडिविजुअल अटेंशन बढ़ जाता है, टीचर ज़्यादा अच्छे से ध्यान दे सकती है बच्चों पर, क्योंकि बच्चे थोड़े कम है तो उन पर थोड़ा कम प्रेशर पड़ता है टीचर्स पर, तो वो अच्छे से इंटरेक्ट कर सकती है। बेटर क्लासरूम मैनेजमेंट, उस क्लास में जो मैनेजमेंट होगा वो बहुत अच्छी तरीके से होगा। इंप्रूव स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन, स्टूडेंट और टीचर का जो वन ऑन वन इंटरेक्शन है वो अच्छे से होगा, क्योंकि स्टूडेंट कम है तो एक टीचर पर कम बर्डन पड़ता है, तो वो उससे अच्छे से इंटरेक्ट कर सकती है और उसको अच्छा खासा टाइम दे सकती है अगर उसके कुछ डाउट्स है तो। इजियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ लर्निंग डिफिकल्टीज। अगर एक बच्चे को कोई भी डिफिकल्टी में कोई भी लर्निंग में डिफिकल्टी आ रही है तो वो उसको इजीली आइडेंटिफाई करके उसको इजीली सॉल्व कर सकता है। हायर स्टूडेंट एंगेजमेंट एंड पार्टिसिपेशन, स्टूडेंट का एंगेजमेंट उस क्लासरूम में और उसका जो पार्टिसिपेशन है बिटवीन द लेक्चर्स वो ज़्यादा हाई हो जाता है, वो मतलब अच्छी तरीके से एंगेज करता है उस क्लास में। इसका कुछ एविडेंस है, इसके कुछ प्रूफ है जो इस चीज़ को प्रूव करते हैं। एक है टेनेसी स्टार एक्सपेरिमेंट्स इन यूएसए शोज दैट स्टूडेंट्स इन स्मॉलर क्लासेस बिटवीन 13 to 17 स्टूडेंट्स परफॉर्म बेटर देन दोज इन लार्जर क्लासेस। यानी जो 13 से 17 बच्चों की क्लास में बच्चे होते हैं वो ज़्यादा अच्छी तरीके से परफॉर्म करते हैं जो कि लार्जर क्लासेस में बच्चे होते हैं। बेनिफिट्स आर स्ट्रॉगर इन अर्ली ग्रेड्स में अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग होते हैं बेनिफिट्स इसके। एंड अमॉन्ग डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स, जो बच्चे डिसएडवांटेज बैकग्राउंड से आए उसके लिए भी बेनिफिट होता है।
इसके एक बार लिमिटेशन एंड क्रिटिसिज्म देख लेते हैं। कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, मोर टीचर्स क्लासरूम्स, सिर्फ क्लास साइज कम करना इनफ नहीं होता है, टीचर क्वालिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, हायर एजुकेशन लेवल पर बेनिफिट कम हो जाते हैं। स्मॉलर क्लासेस आर कॉस्टली, क्वालिटी ऑफ टीचिंग में मैटर मोर देन क्लास साइज, बेनिफिट्स डिक्लाइन एट हायर एजुकेशन लेवल, रिड्यूसिंग क्लास साइज विदाउट इंप्रूविंग टीचर क्वालिटी में नॉट यील्ड रिजल्ट्स। अगर आप खाली क्लास साइज रिड्यूस कर लो लेकिन टीचर क्वालिटी आप इंप्रूव नहीं करो तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। इसका एक बार कंक्लूजन देख लेते हैं। इसका स्मॉलर क्लास साइज का क्या कंक्लूजन है, इसका क्या है कंक्लूजन निकलता है। स्मॉलर क्लास साइजेस क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्गर फाउंडेशन फॉर लर्निंग, पर्टिकुलरली फॉर यंगर एंड स्ट्रगलिंग स्टूडेंट्स। ये फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट करता है पर्टिकुलरली फॉर जो बच्चे यंग है और जो बच्चे स्ट्रगलिंग बैकग्राउंड से यानी जो डिसएडवांटेज बैकग्राउंड से आए उनके लिए, लीडिंग टू बेटर लॉन्ग टर्म आउटकम्स लाइक ग्रेजुएशन। वो बेटर लॉन्ग टर्म आउटकम्स की तरफ उनको लीड करता है लाइक ग्रेजुएशन। While not a guaranteed silver bullet, they significantly improve educational quality by allowing for personalized attention and stronger relationship, making learning more accessible and effective. तो कंक्लूजन ये है कि मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। स्मॉलर क्लासेस स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट करती है स्पेशली यंग और वीक स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन ये सिल्वर बुलेट नहीं है। गुड टीचिंग के बिना सिर्फ क्लास साइज कम करना सफिशिएंट नहीं होता है, यानी आप अगर क्लास साइज कम कर लो लेकिन अपनी टीचिंग क्वालिटी अच्छी से इंप्रूव नहीं कर रहे हो तो इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। स्मॉलर क्लासेस कैन रेज अचीवमेंट स्पेशली एट द प्राइमरी लेवल, बट दे आर नॉट एट अ सब्सिट्यूट फॉर गुड टीचिंग, मतलब वो सब्सिट्यूट नहीं है गुड टीचिंग का। स्कूल वाउचर्स एंड पेरेंटल चॉइस। तो पहले हम स्कूल वाउचर्स का मतलब समझ लेते हैं। स्कूल वाउचर्स आर गवर्नमेंट फंडेड सर्टिफिकेट्स दैट पेरेंट्स कैन यूज टू पे फॉर एजुकेशन एट ए स्कूल ऑफ देयर चॉइस, पब्लिक और प्राइवेट। वो स्कूल वाउचर्स गवर्नमेंट फंडेड सर्टिफिकेट्स होते हैं जिससे पेरेंट्स अपने बच्चे को पब्लिक या प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं। इसका मेन आइडिया होता है चॉइस और कंपटीशन बढ़ाना। ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। इंक्रीजेस पेरेंटल चॉइस, promotes competition among schools, improve efficiency and quality in education, provide access to better schools for low income families। पेरेंट्स को चॉइस देता है, स्कूल के बीच में कंपटीशन बढ़ाता है, एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूव करना एंड लो इनकम फैमिलीज को बेटर स्कूल्स का एक्सेस देना, यानी वो ज़्यादा अच्छी तरीके से स्कूल को चूज़ करते हैं क्योंकि गवर्नमेंट फंडेड है तो वो मतलब सब देखेंगे, उनको खुद को कोई बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है उनकी एजुकेशन का, अपने बच्चे की एजुकेशन का। इसके फेवर में आर्गुमेंट्स देख लेते हैं। कंपटीशन से स्कूल इंप्रूव करते हैं, पेरेंट्स अपने चाइल्ड के नीड्स के हिसाब से स्कूल चूज करते हैं, पब्लिक स्कूल्स का मोनोपोली कम होता है और इनोवेशन को प्रमोट करता है, एनकरेजेस कंपटीशन लीडिंग टू बेटर स्कूल परफॉर्मेंस, एम्पावर्स पेरेंट टू चूज स्कूल्स दैट मैच देयर चाइल्ड नीड्स, वो अपने चाइल्ड के नीड के हिसाब से चूज करते हैं स्कूल, रिड्यूस मोनोपोली ऑफ पब्लिक स्कूल्स एंड प्रमोट करते हैं इनोवेशन को एजुकेशन। सो इसका क्रिटिसिज्म भी है, एजुकेशन इनक्वालिटी बढ़ सकती है, प्राइवेट स्कूल बेस्ट स्टूडेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, वीक रेगुलेशन से अकाउंटेबिलिटी कम हो जाती है एंड पब्लिक स्कूल फंडिंग लॉस सफर करते हैं, जो कि पब्लिक स्कूल फंडिंग है वो लॉस सफर करती है। इंक्रीज एजुकेशनल इनक्वालिटी, प्राइवेट स्कूल्स में बेटर परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स, वीक रेगुलेशन में रिड्यूस अकाउंटेबिलिटी एंड पब्लिक स्कूल्स में सफर ड्यू टू लॉस ऑफ फंड्स। स्कूल अकाउंटेबिलिटी स्टैंडर्ड्स एंड टेस्टिंग। सबसे पहले हम मतलब समझ लेते हैं स्कूल अकाउंटेबिलिटी का। स्कूल अकाउंटेबिलिटी रिफर्स टू होल्डिंग स्कूल्स टीचर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टूडेंट परफॉर्मेंस। सो एजुकेशन इसको डिफाइन करते हैं हम। स्कूल अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि स्कूल टीचर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स को स्टूडेंट परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होल्ड करना है, यानी जो भी स्टूडेंट का परफॉर्मेंस हो रहा है उनके लिए आप स्कूल के टीचर्स को एडमिनिस्ट्रेटर्स को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हो। एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स डिफाइन करता है कि स्टूडेंट को हर स्टेज पर क्या आना चाहिए। स्टैंडर्ड डिफाइन व्हाट स्टूडेंट शुड नो एंड बी एबल टू डू एट ईच स्टेज ऑफ एजुकेशन, उसको मतलब हर स्टेज के एजुकेशन पर क्या आना चाहिए। रोल ऑफ टेस्टिंग। So, standardized test measure student achievement used to evaluate schools and teachers, basis for rewards, sanctions and policy decisions. स्टूडेंट अचीवमेंट मेजर करता है, स्कूल्स और टीचर्स को इवेल्युएट करने के काम आता है एंड पॉलिसी डिसीजन का बेस बनता है। इसके बेनिफिट्स होते हैं, ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव होती है, वीक स्कूल्स और स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई होते हैं, गोल ओरिएंटेड टीचिंग एनकरेज होती है, पेरेंट्स और पॉलिसी मेकर्स इन्फॉर्म डिसीजन ले पाते हैं। इसके बेनिफिट्स होते हैं, इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी एंड परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, helps identify weak schools and students, encourages goal-oriented teaching, inform parents and policy makers। इसके कुछ प्रॉब्लम्स भी है, मतलब कुछ लिमिटेशन भी है। टीचिंग में बिकम टेस्ट ओरिएंटेड, टीचिंग सिर्फ एग्जाम तक लिमिटेड हो सकती है, क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग रिजेक्ट होती है, स्टूडेंट्स और टीचर्स पे स्ट्रेस बढ़ता है और रिजल्ट्स मैनिपुलेशन का रिस्क होता है। सब इसके लिमिटेशन है। इसका कंक्लूजन देख लेते हैं हम। अकाउंटेबिलिटी सिस्टम्स इंप्रूव परफॉर्मेंस ओनली व्हेन कंबाइंड विद सपोर्ट मैकेनिज्म, नॉट जस्ट पनिशमेंट। ठीक है। टीचिंग क्वालिटी एंड टीचर ट्रेनिंग। So meaning of teacher quality. Teacher quality refers to a teacher's subject
knowledge, teaching skills, experience, motivation and ability to engage students. सो टीचर का क्वालिटी का मतलब होता है कि टीचर का सब्जेक्ट नॉलेज, टीचिंग स्किल्स, एक्सपीरियंस और मोटिवेशन। टीचर सबसे इंपॉर्टेंट इन स्कूल फैक्टर्स होते हैं। एक अच्छा टीचर स्टूडेंट्स के लर्निंग आउटकम को ड्रास्टिकली इंप्रूव कर सकता है। टीचर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन स्कूल फैक्टर अफेक्टिंग अचीवमेंट। अ गुड टीचर कैन सिग्निफिकेंटली इंप्रूव स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। टीचर इफेक्टिवनेस वेरीज वेरी करते हैं वाइडली। टीचर ट्रेनिंग दो टाइप्स की होती है। प्री सर्विस ट्रेनिंग, टीचर प्रोफेशन ज्वाइन करने से पहले। प्रोफेशनल एजुकेशन बिफोर एंटरिंग द टीचर प्रोफेशन इंक्लूड्स पेडोलॉजी, साइकोलॉजी इन सब्जेक्ट नॉलेज, ये सब इसके टाइप्स होते हैं। इन सर्विस ट्रेनिंग, कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, एक कंटिन्यूस स्किल डेवलपमेंट के लिए होती है। इन सर्विस ट्रेनिंग हेल्प्स टीचर अपडेट स्किल्स एंड अडॉप्ट न्यू मेथड्स, यानी कोई भी मतलब अगर कोई भी चेंज आया है, मतलब कोई भी डायनामिक होता है, एजुकेशन सेक्टर भी डायनामिक होता है, यानी कोई भी अगर चेंज आया है उसमें तो टीचर कितना ईजिली उसको अडेप्ट कर रहा है। इशू क्या आता है टीचर ट्रेनिंग में? इश्यूज इन टीचर ट्रेनिंग, इसमें इशू क्या आते हैं? आउटडेटेड ट्रेनिंग मेथड्स, यानी ट्रेनिंग मेथड जो आउटडेटेड हो गया, जो अपडेटेड नहीं है, मतलब एक वन ऑफ द इशू है। लैक ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपोजर, यानी उनके टीचर को इतना एक्सपोजर ही नहीं मिला है प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट का। इनएडुकेट असेसमेंट ऑफ टीचर परफॉर्मेंस, यानी टीचर की जो परफॉर्मेंस है उसको इनएडुकेट असेसमेंट, यानी उसको ढंग से इवेल्यूट ही नहीं कर रहे। एंड पुअर इंसेंटिव फॉर परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, परफॉर्मेंस अगर वो टीचर इंप्रूव कर रहा है लेकिन उसकी इंसेंटिव भी पुअर है, मतलब उसको अगर कम रिवॉर्ड मिल रहा है तो वो भी फिर इशू आ जाता है वन ऑफ द टीचर ट्रेनिंग में। कैन टेक्नोलॉजी कॉम्प्लीमेंट व्हाट टीचर्स डू? तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि टेक्नोलॉजी इंक्लूड्स क्या क्या करती है। तो टेक्नोलॉजी इंक्लूड्स डिजिटल क्लासरूम्स, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, स्मार्ट बोर्ड्स, एजुकेशनल एप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स। तो ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म हो गया, अन अकेडमी वगैरह, बायजूस। स्मार्ट बोर्ड्स इंक्लूड करती है, एजुकेशनल एप्स इंक्लूड करती है, एंड एआई टूल जैसे कि चैट जीपीटी वगैरह हो गया। हाउ टेक्नोलॉजी कॉम्प्लीमेंट टीचर्स, टेक्नोलॉजी कैसे कॉम्प्लीमेंट करती है टीचर्स को? पर्सनलाइज लर्निंग एट इंडिविजुअल स्पेस, पर्सनल लर्निंग पॉसिबल होती है। एक्सेस टू हाई क्वालिटी कंटेंट एक्सेसिबल होता है। सपोर्ट असेसमेंट एंड फीडबैक, असेसमेंट और फीडबैक ईजी होता है। रिड्यूसेस एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कलोड, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव यानी जो भी बैकेंड टीम होती है उनका वर्कलोड रिड्यूस हो जाता है। एंड इनेबल्स ब्लेंडेड लर्निंग मॉडल, जो भी लर्निंग मॉडल है उनको ईजिली ब्लेंड हो सकता है। इसके एडवांटेज देख लेते हैं हम। ब्रिजेस लर्निंग गैप्स, जो भी लर्निंग गैप होते हैं वो उनको ब्रीच कर देता है, उनको कम कर देता है। इम्प्रूव्स एंगेजमेंट, जो भी टीचर और स्टूडेंट का एंगेजमेंट है वो थोड़ा इंप्रूव होता है। सपोर्ट रिमोट एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग, मतलब वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग को सपोर्ट करता है। एंड यूजफुल इन लार्ज क्लासरूम्स, जब क्लासरूम लार्ज होती है तो ये और ज़्यादा यूजफुल होता है क्योंकि टेक्नोलॉजी अच्छे से बच्चों के साथ इंटरेक्ट होकर उसको इंटरेक्टिव बनाती है। लेकिन उसके कुछ लिमिटेशन भी है, जैसे कि डिजिटल डिवाइड, एक्सेस इनइक्वालिटी, रिक्वायर्स टीचर ट्रेनिंग, टीचर को थोड़ी टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए उस परफॉर्मेंस पर्टिकुलर फील्ड की। कैन नॉट रिप्लेस इमोशनल एंड सोशल रोल ऑफ टीचर्स। एंड ओवर रिलायंस में रिड्यूस ह्यूमन इंटरेक्शन, अगर हम टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा रिलायंस हो गए तो ह्यूमन इंटरेक्शन को थोड़ा ज़्यादा रिड्यूस कर देता है। इसका कंक्लूजन देख लेते हैं। टेक्नोलॉजी इज अ सपोर्टिव टूल, नॉट अ रिप्लेसमेंट। द बेस्ट आउटकम्स अकर व्हेन टेक्नोलॉजी एंड टीचर्स वर्क टुगेदर। ये टेक्नोलॉजी एक सपोर्टिव टूल है, ना कि रिप्लेसमेंट है ह्यूमन टीचिंग का। इसका आउटकम बेस्ट जब भी निकलता है जब टेक्नोलॉजी और टीचर साथ में काम करें, ना कि टेक्नोलॉजी ह्यूमन टीचिंग को ही रिप्लेस कर दे। सो इसका कंक्लूजन है। अब एक हम हमारा ओवरऑल कंक्लूजन देख लेते हैं। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि स्कूल अचीवमेंट मल्टीपल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि क्लास साइज हो गया, स्कूल की चॉइस हो गया, अकाउंटेबिलिटी हो गई, टीचर की क्वालिटी हो गई और टेक्नोलॉजी हो गई। कोई भी सिंगल पॉलिसी इनफ नहीं होती है। बैलेंस अप्रोच ही एजुकेशन आउटकम्स को इम्प्रूव कर सकती है। School achievement is influenced by multiple institutional factors: smaller classes, school choice, accountability systems, teacher quality, and technology. All play important roles. However, no single policy is sufficient. A balanced approach is focusing on teacher quality, equity, accountability, and effective use of technology is essential for improving education outcomes. So, इसका overall conclusion. So, आज हम समझेंगे यूनिट 6 एजुकेशन और डेवलपमेंट की, जो कि लास्ट यूनिट है एंड विच इज़ हायर एजुकेशन। इसमें हम इसका मीनिंग, स्ट्रक्चर, इश्यूज, पॉलिसीज़ और इसका डेवलपमेंट में क्या रोल होता है वो समझेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। तो सबसे पहले मतलब समझ लेते हैं कि हायर एजुकेशन का मतलब क्या होता है। हायर एजुकेशन का मतलब होता है कि स्कूल के बाद की पढ़ाई, जैसे कि अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड डॉक्टरल प्रोफेशनल एजुकेशन, जो कि यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस एंड स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन के थ्रू दी जाती है। Higher education refers to post-secondary education provided after completion of school education. It includes undergraduate, postgraduate, doctoral and professional education offered by universities, colleges and specialized institutions. Higher education plays a vital role in human capital formation, आपकी खुद की ग्रोथ बढ़ाता है। इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमी में आप अच्छे से कंट्रीब्यूट करते हो तो इकोनॉमी की भी ग्रोथ होती है। सोशल मोबिलिटी एंड इनोवेशन रिसर्च, आपका माइंड थोड़ा क्रिएटिव होता है तो इससे इनोवेशन रिसर्च भी बढ़ती है।
फिर इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, यूनिवर्सिटीज़, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, स्टेट यूनिवर्सिटीज़, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, 4 टाइप की यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप हायर एजुकेशन परस्यू कर सकते हो। कॉलेजेस, एफिलिएटेड कॉलेज जो किसी से लिंक्ड होते हैं, एंड ऑटोनोमस कॉलेजेस जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं। थर्ड है इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, जैसे कि आईआईटीज़, इंजीनियरिंग के लिए आईआईएम्स, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैनेजमेंट के लिए एम्स, डॉक्टर्स के लिए एनआईटीज़, वापस इंजीनियरिंग के लिए एनआईएससी एक्सेट्रा। फोर्थ है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग इंस्टीट्यूशन, यानी आप अपने घर पे बैठे बैठे भी डिग्री परस्यू कर सकते हो, जैसे कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी एंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटीज़। अकेडमिक स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। फर्स्ट इसका लेवल ऑफ एजुकेशन, तो सबसे पहले आप अंडर ग्रेजुएट परस्यू करते हो जो कि बैचलर्स की डिग्री हो गई, फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट परस्यू करते हो जैसे कि मास्टर्स की डिग्री, एंड फाइनली आप रिसर्च की डिग्री परस्यू करते हो जो कि पीएचडी वगैरह हो गया। फिर स्ट्रीम ऑफ स्टडी, आप किस फील्ड में स्टडी करते हो। 3 टाइप की स्ट्रीम्स होती है, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स। प्रोफेशनल कोर्सेज भी होते हैं, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, लॉ, मैनेजमेंट एंड वोकेशनल एंड स्किल बेस्ड कोर्स जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग एंड ऑल। रेगुलेटरी स्ट्रक्चर, इंडिया में कौन सी बॉडीज इसको रेगुलेट करती है, तो हायर एजुकेशन इंडिया इज रेगुलेटेड बाय मल्टीपल बॉडीज। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन फंडिंग एंड रेगुलेशन के लिए, एआईसीटीई टेक्निकल एजुकेशन के लिए, एनएमसी मेडिकल काउंसिल मेडिकल एजुकेशन के लिए, बीसीआई लीगल एजुकेशन के लिए, एनएएसी एंड एनबीए क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन के लिए। बेसिक इश्यूज इन हायर एजुकेशन, फर्स्ट है एक्सेस एंड इक्विटी, अनइक्वल एक्सेस फॉर रूरल पुअर वुमेन, एससी एसटी एंड माइनॉरिटीज़। रूरल के लिए पुअर वुमेन, एससी एसटी माइनॉरिटीज़ के लिए अनइक्वल एक्सेस होता है, इनके लिए मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। रीजनल इम्बैलेंस होता है, अवेलेबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन का, छोटे स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में ना इंस्टीट्यूशन इतने अच्छे नहीं होते, तो वहाँ पे आप हायर एजुकेशन इतना तरीके से परस्यू नहीं कर सकते हो। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, करिकुलम थोड़ा आउटडेटेड है, अपडेटेड हिसाब से नहीं है, लैक ऑफ इंडस्ट्री रिलेवेंस, पुअर टीचिंग लर्निंग मेथड्स, मतलब टीचर की जो लर्निंग मेथड्स है वो बहुत पुअर है, एंड इनएडुकेट रिसर्च आउटपुट, जो रिसर्च आउटपुट है बहुत इनएडुकेट है, बहुत कम है। थर्ड है फैकल्टी शॉर्टेज एंड क्वालिटी, वेकेंट टीचिंग पोस्ट, ज़्यादातर टीचिंग पोस्ट वेकेंट है। लैक ऑफ ट्रेंड एंड मोटिवेटेड टीचर्स, मतलब ट्रेंड और मोटिवेटेड टीचर्स की बहुत ज़्यादा कमी है मार्केट में, एंड लिमिटेड अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, अगर टीचर्स ट्रेंड नहीं होंगे और मोटिवेटेड नहीं रहेंगे तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी बहुत कम हो जाती है। फोर्थ है फाइनेंसिंग ऑफ हायर एजुकेशन, अब जो गरीब परिवार से आता है, जो मतलब बहुत ही अनप्रिविलेज फैमिली होती है, वो मतलब इतना तरीके से हायर एजुकेशन परस्यू नहीं करती क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। इनसफिशिएंट पब्लिक फंडिंग, राइजिंग कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, डिपेंडेंस ऑन स्टूडेंट फीस एंड प्राइवेट फंडिंग। एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ ग्रेजुएट्स, मिसमैच बिटवीन एजुकेशन एंड जॉब मार्केट रिक्वायरमेंट्स, यानी आप जो मतलब एजुकेशन में पढ़ाया जाता है वो मार्केट में रिक्वायर ही नहीं है एम्प्लॉयमेंट पाने के लिए। फोकस इज ऑन डिग्रीज रेदर देन स्किल्स, यानी आप उस फील्ड की डिग्री तो दे देते हैं लेकिन आपको उस फील्ड की पूरी स्किल नहीं दे पाते, पूरी तरीके से नॉलेज नहीं दे पाते। इसकी वजह से हाई एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट होती है कंट्री में। 6 है रिसर्च एंड इनोवेशन, लो इन्वेस्टमेंट इन R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, लिमिटेड कोलेबोरेशन बिटवीन यूनिवर्सिटीज़ एंड इंडस्ट्री, यूनिवर्सिटीज़ और इंडस्ट्री के बीच में बहुत कम कोलेबोरेशन होता है, बहुत कम लिंक्ड होता है। एंड ब्रेन ड्रेन ऑफ टैलेंटेड रिसर्चर्स, जो भी टैलेंटेड रिसर्चर्स होते हैं वो आउटसाइड ऑफ द कंट्री में जाके अपना नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उन कंट्रीज़ को। हायर एजुकेशन पॉलिसी, इसका ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। एक्सपेंशन ऑफ एक्सेस, यानी सबको अच्छी तरीके से इक्वल पार्टिसिपेशन का अपॉर्चुनिटी देना। इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी, यानी जो भी क्वालिटी ऑफ टीचिंग हो रही है हायर एजुकेशन में वो अच्छी तरीके से इंप्रूव करना। प्रमोशन ऑफ इक्विटी एंड इंक्लूजन, यानी सबको बराबरी का अधिकार देना हायर एजुकेशन पाने के लिए। डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन, यानी R&D में अच्छे खासा पैसा इन्वेस्ट करना ताकि रिसर्च एंड इनोवेशन में डेवलप हो सके, एंड ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाना। इसके मेजर फीचर्स देख लेते हैं। एक्सपेंशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस, एंड प्रमोशन ऑफ प्राइवेट पार्टिसिपेशन, प्राइवेट पार्टिसिपेशन को भी प्रमोट करना है, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को भी एस्टेब्लिश करना। क्वालिटी एश्योरेंस, मैंडेटरी एक्रेडिनेशन, आउटकम बेस्ड एजुकेशन एंड फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को अश्योर करना ताकि टीचर्स थोड़े ट्रेंड हो सके, थोड़े मोटिवेटेड हो सके और प्रोफेशनल डेवलपमेंट का स्कोप बढ़ जाए। थर्ड है इक्विटी मेजर्स, रिजर्वेशन पॉलिसी, स्कॉलरशिप एंड फेलोशिप प्रमोट करना ताकि अनप्रिविलेज फैमिली से जो बंदा आ सका है, जो बंदा आ रहा है हायर एजुकेशन परस्यू करने, वो थोड़ा अच्छी तरीके से परस्यू कर पाए। एंड सपोर्ट फॉर डिसएडवांटेज ग्रुप्स। फोर्थ है रिसर्च प्रमोशन, रिसर्च फंडिंग स्कीम्स, क्रिएशन ऑफ रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ एंड इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च फोकस, इन सब पे फोकस करना ताकि रिसर्च भी अच्छी तरीके से डेवलप हो सके। फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी समझ लेते हैं जो कि 2020 में आई थी। फर्स्ट है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, फिर है मल्टीपल एग्जिट एंड एंट्री सिस्टम, यानी बार बार आप एंट्री भी ले सकते हो और एग्जिट भी ले सकते हो। अगर आपका 3 साल का कोर्स है, आपने 2 साल में एग्जिट ले लिया मार्केट का, थोड़ा करिकुलम समझने के लिए वापस से एंट्री ले सकते हो आप उसमें। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, ऑटोनॉमी तो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, सिंगल हायर एजुकेशन रेगुलेटर, एंड फोकस ऑन रिसर्च थ्रू नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, इसके थ्रू फाउंडेशन बनाना।
रोल ऑफ हायर एजुकेशन इन डेवलपमेंट, ये प्रोडक्टिविटी एनहेंस करता है और इकोनॉमी की ग्रोथ बढ़ाता है, सोशल जस्टिस प्रमोट करता है एंड मोबिलिटी प्रमोट करता है, क्रिएट्स स्किल वर्कफोर्स की डिमांड बढ़ाता है, यानी उसको क्रिएट अच्छी तरीके से करता है, एनकरेजेस इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्ट्रेंथन करता है डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को, कंट्री की डेमोक्रेसी और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। सो इसको कंक्लूड करते हुए हम समझते हैं कि हायर एजुकेशन इज़ अ क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ नेशनल डेवलपमेंट, ये नेशनल डेवलपमेंट का बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंपोनेंट है। वाइल इंडिया हैज़ अ वास्ट हायर एजुकेशन सिस्टम, इंडिया के पास सबसे बड़ा हायर एजुकेशन सिस्टम है, लेकिन वो सीरियस चैलेंज रिलेटेड टू एक्सेस, क्वालिटी, इक्विटी एंड एम्प्लॉयबिलिटी फेस कर रहा है। इफेक्टिव हायर एजुकेशन पॉलिसीज, especially reforms under new education policy 2020, aim to create a flexible, inclusive and high quality system capable of meeting the demands of a knowledge based economy, जो नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की डिमांड्स को मीट करे, वैसा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 2020 एम करती है। सो इसी के साथ ही हमारी यूनिट 6 जो कि लास्ट यूनिट है एजुकेशन डेवलपमेंट की, पूरी तरीके से कंप्लीट होती है और हमने पूरा सब्जेक्ट का सिलेबस कवर कर लिया है हमारे चैनल पे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने क्लासमेट्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग बीकॉम सिंप्लीफाइड।